हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए संविधान का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं और इनके अंतर क्या होते हैं और कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा एसआई और पैट के लिए। ठीक है, बाकी टेट सुपर टेट के लिए भी संविधान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। केंद्र सरकार का प्रमुख। अगर आपको हमारा जो वीडियो पसंद आते हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। अगर आप समझो केंद्र सरकार होती है उसमें मेन कौन होता है तो आप बताएंगे कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 75A के द्वारा की जाती है। नोट कर लेना आप किसको, कौन से 75A के द्वारा करते हैं, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की जो आपकी नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, एक के द्वारा की जाती है, 75 के द्वारा। ठीक है, इसी में जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करेगा या शपथ दिलाएगा। ठीक है, और इसी 75 में दिया हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से क्या ले सकता है, सलाह भी ले सकता है किसी भी कारणवश कोई चीज़ है उसको। ठीक है, अच्छा ये मंत्रिपरिषद होता क्या है इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री से सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं जिन्हें हम लोग कैबिनेट, राज मंत्री या उपमंत्री जो भी होंगे वो सब आपके क्या होते हैं, परिषद मंत्री में होते हैं, मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक, कौन कौन कैबिनेट मिशन में जितने चुने जाएंगे, जिस विभाग का जो मंत्री चुना जाएगा वो होना राज्य में, और उपमंत्री है अगर उसका उपमंत्री बना दिया गया, जैसे रेलवे है, रेलवे का मंत्री बनाएगा तो वो कैसा है, कैबिनेट मंत्री है। और ये सब किस में आ जाते हैं, आपको मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख रहता है वो कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जो आपका मंत्रिपरिषद उसे हम संघीय मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं या फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कह सकते हैं। इसको चुनने का जो अधिकार देता है या फिर किसको कहा जाता है, या फिर जो मंत्रिपरिषद को नियत कौन कर सकता है तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। और ये अनुच्छेद कौन से में दिया हुआ है, 53 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 53 में। अगली बात करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए, सभी को पता होगा ये। आगे बात कर लेते हैं, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अप्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। मान लो किस में दिया हुआ है, अगर मान लो वो क्या है, संसद के उच्च सदन के हैं। उच्च सदन मतलब कौन होता है, राज्यसभा। कौन होता है, राज्यसभा। ठीक है, अगर उसके सदस्य हैं तो उसमें जब अप्रस्ताव आएगा तो उसमें अपना वोट नहीं डाल सकते वो। ठीक है, जो अप्रस्ताव आता है किसी को हटाने के लिए तो उसमें अपना वोट नहीं डाल सकते, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, संसद प्रशासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है, तो प्राइम मिनिस्टर होती है। आपको ध्यान रखना है किसके अधीन होगी, प्राइम मिनिस्टर के अधीन होगी। जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं वो सब प्रधानमंत्री की होती हैं, राष्ट्रपति से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50। ठीक है, ध्यान रखना 50 व्यक्ति तो सहमति होनी चाहिए तभी आप प्रस्ताव ला सकते हो आप किसी के लिए। ठीक है, लोकसभा में आप प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का सदस्य होता है, तो लोकसभा का होता है। किसका होता है, लोकसभा का, लेकिन वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, लोकसभा का होता है वैसे तो, और राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर राज्यसभा का है तो उसे प्राइम मिनिस्टर अगर बनाया जाए तो वो भी बन सकता है। लेकिन वही बात है, जब उसके खिलाफ कोई अप्रस्ताव आता है तो वो कभी भी उसके लिए वोट नहीं कर सकता है ना, वो अपना वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का नियुक्ति क्या उन्हें नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार व उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। तो अनुच्छेद 75 अभी हमने बताया था 75 फर्स्ट जो है वो क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में कितनी होगी, कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है ना उसकी कितनी होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के संशोधन के द्वारा दिया गया, तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा। जैसे मान लो लोकसभा में 550, मान लो एक नॉर्मल हम लोग मानते हैं कि अगर 550 है लोकसभा में तो इसका 15% पर कितना, 15%। जीरो गया, ये हो गया आपका 2 पंजे, सॉरी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 55 को काट दो तो ये हो गया आपका 11, 55, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 27, 27। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 27, 27 3 7 21 6 81, लगभग 81 सदस्य होने चाहिए लगभग उसमें, ठीक है। कितने होंगे? 81 सदस्य। संसद का सदस्य नहीं हो, समझ में आ गया। ये 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है ना। कुल जो लोकसभा है उसकी सदस्यों की संख्या के 15% ही उसके मंत्री होंगे, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होने का कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के बाद उसका चुनाव कराना पड़ेगा। मतलब कोई मंत्री ऐसा बना दिया गया है जो क्या न राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का, तो उससे चुनाव कितने दिन के अंदर कराना चाहिए उसके लिए? तो आप कहोगे 6 माह के, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका वो संसद के प्रति होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद किसके होगा? आपका संसद के प्रति होता है, ना कि मंत्रिपरिषद के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो 257 में दिया हुआ कि कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कार्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो ये इसका जो छूट देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 257 देता है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। जो लाभ का कोई पद है, ठीक है, उसका निर्धारण संसद द्वारा किस में किया जाता है? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन करेगी। कौन करेगी? विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट से पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन था? जो नेहरू की कैबिनेट थी, प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो उस टाइम पर ऐसा कौन व्यक्ति था जो पहले गृह मंत्री बना था और बाद में उसको जैसे रक्षा मंत्री बना दिया गया? तो आप ध्यान रखना कौन था वो। तो आप कहोगे कैलाश नाथ काटजू। कौन था? कैलाश नाथ काटजू था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शरणगम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री अगर पूछेगा कौन थे तो आप कैसे बताओगे? शरणगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री को विदेश में आकस्मिक निधन हो गई थी? तो आपको पता ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री की हो गई थी, बाहर हुई थी। एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी विदेश में क्या हुई थी? डेथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद नहीं गया था? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चौधरी चरण सिंह एक बार भी संसद नहीं गए थे, हमेशा इन कहाँ रहते? उपस्थित हुए थे। तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं ये। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग गया है? तो 352 में मिला है। मंत्रिमंडल का जो उल्लेख मिला है वो 352 में मिला है, ठीक है। जो आपका मंत्रिमंडल है, अगर हम इसकी चयन की प्रक्रिया की बात करें तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को स्पर्श के द्वारा ही दोनों चुने जाते हैं, ध्यान रखना। और मंत्रियों की जो योग्यता वो व्यक्ति संसद का क्या हो? सदस्य हो, ठीक है। और 6 महीने के अंदर संसद के सदस्य अनिवार्य होते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका ना लोकसभा सदस्य है ना राज्यसभा का है और अगर उसको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ता है, ठीक है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो वो भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। पूछे श्वेत पत्र क्या है? तो भारत का क्या आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है? श्वेत पत्र, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो आप ध्यान रखना कौन है? गोपाल स्वामी अय्यर के। ये संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मतलब अगर आपको मंत्रिमंडल में जैसे अभी देखा होगा आपने कि मोदी की कैबिनेट जो थी उसमें चेंज हुआ था, तो उसी तरह उसका पुनर्गठन दोबारा कर सकते हैं। और ये किसके तर्क पर है? मतलब किसने प्रतिवेदन ला चुका है ये पहले कोई? तो गोपाल स्वामी अय्यर थे, ठीक है, गोपाल स्वामी अय्यर थे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर देख लेते हैं कि क्या दोनों में अंतर रहते हैं, ठीक है। चलिए पहली बात करते हैं मंत्रिपरिषद। तो आप ध्यान रखना, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, ये आपके क्या आते हैं? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिमंडल, इनमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में क्या होंगे? सिर्फ कैबिनेट के। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य और उपमंत्री सब इसी में आ जाते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। ये जो मंत्रिपरिषद है वो संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसके लिए क्या मिला है? जगह मिली हुई है, तो ध्यान रखना।
मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तो क्या पूछेगा कि कौन सा मंडल है वो जोड़ा गया। तो मंत्रिमंडल क्या हुआ, बाद में जोड़ा गया था, लेकिन पहले ये नहीं था। ठीक है, कौन से संशोधन में जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1980 में अनुच्छेद 52 में जोड़ा गया है। कौन से में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 52 में, यानी कि 52 में जोड़ा गया। ठीक है, तो बाद में मंत्रिमंडल जोड़ा है और मंत्रिपरिषद आपका क्या है, संवैधानिक निकाय था जो पहले से ही बना था। सिद्धांत के रूप में मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपाल का शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। और वैसे तो मंत्रिपरिषद में संघ की कोई भी शक्ति हो वो उसको प्राप्त होती है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा उसको एक फिक्स विभाग दे दिया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्री दे दिया है ना, कानून मंत्री दे दिया, पर्यटन मंत्री दे दिया, तो वो एक फिक्स दे दिया जाता है। ठीक है, और जबकि ऐसा नहीं कि कहीं और इंटरफेयर नहीं कर सकता है, नहीं तो उसको सारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं। व्यावहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की ही शक्तियों का ही प्रयोग करता है। जो मंत्रिमंडल होगा, जो मंत्रिपरिषद होगा, उसकी ही क्या करेगा, शक्तियों का यूज करेगा और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करेगा। जो भी मंत्री होंगे उनके कार्य क्या करेगा, निर्धारण करेगा। अगला, मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिमंडल के जितने भी नीति बनाई जाती हैं उनको, जैसे मान लो कोई चीज़ बना के लाए वो लोग और उन्होंने दिखाया, तो पहले कौन समीक्षा करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। ठीक है, उसके बाद वो कार्य को बढ़ा सकता है। आगे बात करते हैं, नीतिक निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्देश दिया जाता है और निर्णय के क्रियान्वयन को निगरानी भी करी जाती है। कोई काम है तो जिसका जाओ वो ऐसा काम है, जैसे कोई कानून बनाना है, कोई नया कानून लेके आना है, कोई बिल लेके आना है, तो उसको पहले किसको दे दिया जाता है, आपको मंत्रिमंडल को। और मंत्रिमंडल उसकी पूरी जानकारी लेता है फुल, है ना, कि ये सही है समाज के लिए, नहीं सही है। उसके बाद वो क्या बताएगा, मंत्रिपरिषद को, और मंत्रिपरिषद क्या करेगा, उसे संसद में प्रयोग करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद किसके होगा, लोकसभा के, और मंत्रिमंडल जो होगा वो मंत्रिपरिषद के होगा। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल जो होगा वो आपका किसका होगा, बताओ, तो आपको मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल जो उत्तरदायी है वो मंत्रिपरिषद का, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा का है। ठीक है, और इसी में कौन आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्राइम मिनिस्टर के साथ। सही है, और तब तक आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।